Good morning everyone. Now in this video I have to describe you about the part 4th or our constitution, that is DPSP, which is known as Directive Principle of State Policy. In this video I have to describe about these principle of state policy which is quite essential. सबसे पहले हम ये समझेंगे जो DPSP है उसका मतलब क्या होता है। DPSP क्या होता है, एक तरह की डायरेक्शंस होती हैं जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टेट को दे रखे हैं, क्योंकि ये जो DPSP बने हैं वो सिटीजन की भलाई के लिए बने हुए हैं। ठीक है, DPSP के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टेट को दिए राइट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है प्री का, जो ये DPSP हैं क्या ये राइट्स में आते हैं, बिकॉज इनको कहना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि आर दीज राइट्स, तो फिर यस दीज आर सोशल इकोनॉमिक राइट्स। ये सोशल वेलफेयर के लिए और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर राइट्स बोलते हैं। और ये नॉन गारंटीड होते हैं और नॉन जस्टिसाइबल होते हैं। नॉन जस्टिसाइबल क्या होता है, जिनके रिगार्डिंग हम कोर्ट के अंदर फाइल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बारे में भी, इस नॉन जस्टिसाइबल को भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बाद बात आती है आर्टिकल 36 की। ठीक है, जहाँ से पार्ट 4th हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का शुरू होता है। ये बोलता है कि जो स्टेट की डेफिनेशन हमने 12th आर्टिकल के अंदर पढ़ी वही की वही इसके अंदर बिल्कुल सेम है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इससे हमें पता चल गया, लेकिन वहाँ पे जस्टिसाइबल थे फंडामेंटल राइट्स, लेकिन यहाँ पे नॉन जस्टिसाइबल होंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद आता है आर्टिकल 37, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट। जो ये प्रोविज़न है ये वाले पार्ट की, वो कैसे लगेगी, तो प्रोविज़न कंटेन इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट। ये बात मैंने पहले बोल दी है, बट द प्रिंसिपल देयर इन लेड डाउन आर नेवरथलेस द फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल एंड मेकिंग लॉ। उसने कहा कि ये कोई प्रिंसिपल्स, ये कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ कोई भी पर्सन कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसीज़ के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए इसको फॉलो करना, इसको ड्यूटी एसेंशियल करना, पॉलिसीज़ बनाना स्टेट के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटिव है और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस तरीके से, नॉन जस्टिसाइबल तरीके से, नॉन गारंटेड तरीके से अपने आप की प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस दिलवाते हैं। तो इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर इस चीज़ का काम कर रहे हैं कि वो इफ़ेक्टिव तरीके से लॉज को इम्प्लीमेंट करवा सकें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 38। वो बोलता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ अ सोशल ऑर्डर। स्टेट को क्या चाहिए, एक सोशली मतलब और सोशल ऑर्डर के लिए अगर कहीं से भी उसका ऐसा लग रहा है उसको ये लॉ बनाने से सोशली लोगों का वेलफेयर होगा, तो फिर उसको वो लॉ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। अब इसके हम सब क्लॉज 1 के अंदर देखते हैं, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली as may a social order in which preamble के वर्ड्स आएंगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये 4 वर्ड जो है प्रियम्बल से यहाँ पे डाले हुए हैं। इसके यहाँ पे जो ये 38 के अंदर सोशल ऑर्डर है उसका मतलब है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इस लेवल के ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन है नेशनलाइज, जहाँ से भी प्रमोशन हो रहा है वेलफेयर ऑफ पीपल का, उसके लिए स्टेट अपने आप को मतलब सिक्योर करने के लॉज वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह बना सकती है। फिर उसके बाद जो आर्टिकल 38 का सब क्लोज 2 बोलता है, द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट द इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड नॉट ओनली अमंग एज द इंडिविजुअल बट आल्सो अमंग एज द ग्रुप ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज और एंगेज्ड इन डिफरेंट वोकेशन। उसने यहाँ पे ये बात बोली कि जो स्टेट है उसको इस पार्टिकुलर एक ऑर्डर के अंदर मिनिमाइज़ करना है,
इनक्वालिटीज़ को। इनक्वालिटीज़ कैसे भी, गरीब ज़्यादा गरीब ना हो और अमीर ज़्यादा अमीर ना हो सके जितना हो सके डेवलप करने के लिए सभी इक्वल रहें, उनको इकोनॉमी, उनको फाइनेंशियली हेल्प, सभी चीज़ मिले। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को बनाना है। एलिमिनेट द इनक्वालिटीज़, एलिमिनेट करनी है इनक्वालिटी इन द स्टेटस, इन द फैसिलिटीज़ एंड इन द अपॉर्चुनिटीज़, बट नॉट ओनली अमंग एस द इंडिविजुअल। ये सिर्फ इंडिविजुअल के बीच में नहीं होगी, बट आल्सो अमंग एस द ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल में अगर हम बांटेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग वोकेशंस के ऊपर लोग रहते हैं। ओके उसके बाद आता है पॉइंट, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ प्रिंसिपल जो पॉलिसीज़ के बनाए गए हैं जो स्टेट को फॉलो करने पड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं। द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज़ टू आर द सिक्योरिंग। स्टेट को इस तरीके से जो डायरेक्शंस दी गई हैं कि तुम्हें इन पॉलिसीज़ को एप्लीकेबल करना है। नंबर फर्स्ट, that the citizens man and woman equally have the right to an adequate means of livelihood। ये वर्ड्स याद रखना प्री के लिए बहुत एसेंशियल होंगे। जो सिटीजन्स हैं, मैन हैं और वुमेन हैं, उनको पूरी तरह से इक्वली राइट्स देना, बेशक उनके रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, मीन्स हैव द राइट टू बी एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। उसके बाद बी, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। जो ये ओनरशिप और कंट्रोल होगा किसी भी मटेरियल रिसोर्सेज पे कम्युनिटी के ऊपर, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सभी की भलाई हो, उसमें कॉमन लोगों की भलाई हो, सभी लोगों की भलाई हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल को बेनिफिट हो रहा है, हम उसके लिए वो चीज़ करें, नहीं, कॉमन एक ग्रुप ऑफ पीपल को बेनिफिट होना चाहिए। सब क्लॉज 3 में बोलता है वो, सब क्लॉज 3 के अंदर बोलता है 39 के, दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिटरमेंट। उसने कहा जो ऑपरेशन, जब जैसे इकोनॉमिक सिस्टम चलने लगता है, उसका मतलब ये नहीं होता डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, उसका ये नहीं कंसंट्रेशन जाएगा सिर्फ वेल्थ के ऊपर, एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द कॉमन डिटरमिनेंट। उसका मेन वही बात उसने बोली, गरीब ज़्यादा गरीब ना हो, अमीर ज़्यादा अमीर ना हो। भी ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम मैंने ऑपरेट नहीं कर रहा जिससे क्या हो कि जो कॉमन लोग हैं उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाए और जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जाए। नहीं, हमें इक्वालिटी लानी है, हमें वो काम करना ही नहीं है, वो ऑपरेशन करना ही नहीं इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो हमारी, जिसके रिजल्ट में जो वेल्थ और प्रोडक्शन जो है पूरी तरह से लॉस में चला जाए कॉमन लोगों के लिए। उसके बाद दैट देयर इज़ अ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ वुमेन, मैन एंड वुमेन। जो भी कोई काम है, अगर कोई पर्सन कर रहा है, मैन कर रहा है, तो भी इक्वल पे मिलनी चाहिए उसी काम को, और उसी ही काम को, सेम काम को वुमेन कर रही है उसको भी इक्वल पे मिलनी चाहिए। ये 39 के सब डी क्लॉज के अंदर मेंशन है। उसके बाद ई और एफ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडली एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, ई जो है यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ of the worker, man and woman, and the tender age of children are not abused. Health, स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, सबसे पहले किसी भी वर्कर की हेल्थ और स्ट्रेंथ देखनी है, उसको काम अपॉइंट करने से पहले, ये मैन हो या वुमेन हो या बच्चा हो, उसको से कोई अब्यूज़ नहीं करेगा। जो सिटीजन्स को कोई फोर्स नहीं करेगा इकोनॉमी नेसेसिटी के लिए कि तुम इस काम के लिए अंदर आओ, और अपने आप को मतलब इसका फोर्सफुली किसी से कोई काम नहीं करवाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है दैट चिल्ड्रन आर गिवन द अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन अ हेल्थी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, दैट द चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट द मॉरल एंड मटेरियल अबंडमेंट। इसमें उसने बोला कि जो क्या कहते हैं, ये है जो चिल्ड्रन हैं उनके पास पूरी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिली गई हैं कि एक हेल्दी मैनर के अंदर उनको भी हेल्दी मैनर के अंदर जो उनको पूरी तरह से वो प्रोवाइड की जाए, जैसे पूरी डिग्निटी के साथ पूरी फ्रीडम है, वो काम करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते। ये जो आर्टिकल है ये आया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर आया था, आर्टिकल 39 का क्लॉज एफ। इसके अंदर उन्होंने डेवलप की थी चिल्ड्रन की हेल्थी वो फैसिलिटीज़ को, और उसके बाद डिग्निटी को, जो चिल्ड्रन और यूथ है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कोई एक्सप्लोटेशन ना करे, मॉरल और मटेरियल अमेंडमेंट को किसी तरह का उससे कोई नुकसान ना हो। उसके बाद आता है आर्टिकल 39A जो प्रोवाइड करता है इक्वल जस्टिस एंड द फ्री लीगल एड। ये जो आर्टिकल है
वो आया था, ये भी आया था 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेस्ड एक्चुअली में है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर। ये कहता है, पहले टाइम में ऐसा होता था कि बहुत सारे जो पीपल्स थे, या तो किसी के पास अगर पैसा है तो उसको नॉलेज नहीं थी, और कहीं के पास मतलब पैसा नहीं है, उसको नॉलेज थी पर वो लॉयर हायर नहीं कर सकते थे, इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो इसीलिए ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया और लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड की गई, क्योंकि इक्वल जस्टिस के लिए। द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स द जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, एंड शैल इन पार्टिकुलर प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल एड बाय सुटेबल लेजिस्लेचर और अ स्कीम। एक सुटेबल लेजिस्लेचर बनाया गया, स्कीम्स बनाई गई इनको लेके, और इंश्योर किया गया कि जो अपॉर्चुनिटी है सिक्योर करना जस्टिस को, आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन को क्या कहते हैं डिनाई नहीं करना, बाय रीज़न ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर, बाय कहते हैं इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी की वजह से कोई बंदा जस्टिस वहाँ पे मतलब ख़राब मतलब जस्टिस ना मिल पाए उस पर्सन को। इसीलिए ये जो आर्टिकल था वो इंसर्ट किया गया था, इक्वल जस्टिस एंड द फ्री लीगल एड। ठीक है, ये गांधीयन ने क्या कहते हैं मतलब गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड है DPSP। ये अभी तक के आर्टिकल से 39A तक।